कुंडलिनी डांस का शाब्दिक अर्थ ये हुआ कि आप अपनी उस ऊर्जा को नृत्य के फॉर्म में जगाते हैं। नृत्य जो है वही कर सकता है जो स्ट्रेस से दूर है। कुंडलिनी का मतलब आनंद। जब वो ऊर्जा जागती है तो वो अपने साथ बहुत कुछ क्लियर भी करती है, लेकिन अंत में वो आपको सिर्फ आनंद से भरती है। मुझे लगता है जो गीता में स्पष्ट रूप से योगाधिराज श्री कृष्ण ने बोला है कर्म के बारे में, तो हमें उस पर अमल करना चाहिए। हमें दिन रात सोते जागते उठते बैठते खाते पीते अपने कर्मों को देखना चाहिए, और कहीं ना कहीं कर्म को देखना भी कुंडलिनी जागरण का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो सकता है। कहीं ना कहीं कुंडलिनी तंत्रा से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, वो कैसे? कोई भी विधा हो वो कहीं ना कहीं तंत्र के इस डेफिनेशन के अंतर्गत ही आती है, चाहे वो राजयोग हो, कर्म योग हो, भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो। सब में आप एक बात पाएंगे कि ये सारे क्षेत्र, ये सारी विधाएं आपको कहती है एक मन, एक प्राण, एक वचन वाला बनो। थिंक गुड, डू गुड कर्मा एंड बिलीव इन द होल यूनिवर्स। हेलो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इशिका और एक बार फिर से आपका स्वागत है स्पीकिंग ट्री पर। बेहद ही खास पॉडकास्ट ये भी होने वाला है क्योंकि आज हम बहुत ही विशेष बात करने वाले हैं कुंडलिनी पर। अब ये क्या है आप सबके लिए भी शायद नया होगा। आज हम बात करेंगे इस एनर्जी पर, आखिर ये हील कैसे करती है, आखिर ये हमारे सभी चक्राओं के साथ कैसे जुड़ी हुई है। साथ ही इस पर बात होगी कि तंत्र से ये कैसे अलग है या कैसे जुड़ाव रखती है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स पर भी बात होगी, क्योंकि आज मेरे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे हम विस्तार में जानेंगे आखिर कुंडलिनी शक्ति जो है वो है क्या। आज हमारे साथ जुड़े हैं श्री कौशल गुरुजी। बहुत बहुत स्वागत है आपका गुरुजी स्पीकिंग ट्री पर। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाने के लिए। हम बहुत खुश हैं आप यहाँ पर हैं। धन्यवाद जी गुरुजी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये टॉपिक कहीं ना कहीं हमारे सबके लिए नया हो जाता है, ख़ासतौर पर अगर हम इस जनरेशन की बात करें। जेन ज़ी जनरेशन आजकल चल रही है, उनके लिए टर्म ही बहुत नया है। कुंडलिनी है क्या आखिर? सबसे पहले तो हम इस शब्द का मतलब समझेंगे। कुंडलिनी ये कुंड शब्द से बना है। कुंड मीन्स कॉइल। कोई जैसे कॉइल हम देखते हैं अपने, तो कुंडलिनी का मतलब होता है समथिंग विच इज सिमिलर और टू कॉइल। ओके। या कंप्लीटली समझ लें एक तरह से वो सर्पाकार है। लाइक जैसे स्नेक, सांप। अब आप सांप को देखते हैं कैसे वो बैठता है, कुंडलिनी मार के, कुंडली मार के बैठना। हाँ, कुंडली मार के बैठना, पूरा घुमा के बैठना ऐसे करके, उसका मतलब कुंडलिनी हुआ। अब बात करते हैं कि ये कुंडलिनी है क्या। हमारे जो सेजेस थे उनके पास कोई साधन नहीं था कि वो बाहर से ज्ञान प्राप्त करते। ना तो उस टाइम में गूगल था और ना बहुत सारी किताबें थी जी। तो वो जब अपनी साधना में बैठते थे तो उन्हें ज्ञान का अनुभव होता था। इसलिए हम उनको दृष्टा भी बोलते हैं। जी। एक योगी जब ध्यान में बैठता है और उसको जो भी दृष्ट आता है, जो भी ज्ञान आता है, तो वो उस ज्ञान से उसका पहला साक्षात्कार होता है। इसलिए हम उसको दृष्टा भी बोलते हैं। सेजेस, सीयर और पता नहीं क्या क्या नाम है। उनको ये आभास और ज्ञात हुआ ध्यान की अवस्था में कि एक शक्ति है, एक एनर्जी का फॉर्म है जो कुंडलाकार है, as a coil shaped at the base of the spine में, रीढ़ की सबसे नीचे वाले भाग में। और ये जो एक्चुअल भाग है, ये है मूलाधार के पास। जी। मूलाधार मीन्स
द बेस एनर्जी जी। या बेस चक्र। तो ये जो कुंडलिनी ऊर्जा है ये हमारे स्पाइन में सबसे नीचे स्तर पे होती है और ये ताउम्र ऐसे ही सोई रहती है जब तक कि इसे जगाया ना जाए। कुछ विशेष अवसरों पर ये जागती तो जरूर है, लेकिन जितनी जल्दी जागती है उतनी जल्दी फिर नीचे आ जाती है। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। आप किसी हाई चार्ज्ड प्लेस पे गए, आपको बहुत अच्छी अनुभूति हुई जी। आपकी कुंडलिनी ऊर्जा थोड़ी देर के लिए ऊपर गई, आपने बहुत अच्छा फील किया, आपकी अवेयरनेस चेंज हो गई, आपकी कॉन्शियसनेस चेंज हो गई, आप वापस आए, पुनः आपकी कुंडलिनी की ऊर्जा नीचे जहाँ थी वहाँ आके सो गई। और ये निरंतर अभ्यास से करने पर ही ये ऊपर की तरफ जाती है और इसका भी अपना एक पड़ाव है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जी गुरुजी, जैसे आपने बोला कि ऊर्जा ये तभी जागृत होगी या ऊपर की ओर आएगी जब आप किसी एनर्जेटिक जगह पर जाएंगे, आम लोगों में। जी, आम लोगों में। तो क्या ये सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज की, अगर हम जैसे इस दौर की बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के ज़रिए उस ऊर्जा को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं कि वो प्रेजेंस में ना रहें और एक दूसरा वर्ल्ड में जाने की वो एक कोशिश होती है और अलग अलग तरीक़ों से होती है। कुछ गलत होते हैं, कुछ सही होते हैं। क्या कुंडलिनी जो ऊर्जा है वो तब भी उसी तरह काम करती है? बिल्कुल भी नहीं। ये समझना आपका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है इसका उत्तर बहुत ही संभल के मैं दूंगा। जी। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि कुंडलिनी की जो अपनी ऊर्जा है उसके ऊपर बढ़ने का अपना एक तरीका है, अपना एक वे है। मैं मानता हूँ टेम्पररी कुछ हर्ब्स लेके, कुछ दवाइयाँ लेके या कुछ विशेष प्रकार के आयोजन में शामिल होके हम क्षण भर के लिए उस ऊर्जा को थोड़ा आंदोलित कर सकते हैं, मीन्स अप एंड डाउन कर सकते हैं। लेकिन जितनी जल्दी वो अप जाएगी उतनी ही जल्दी वो डाउन होगी। और ये इंस्टेंट अप एंड डाउन में, इंस्टेंट फ्लक्चुएशन में होगा क्या, इससे दिमाग पे बहुत बड़ा आघात पहुंचेगा। यहाँ पे मैं चाहता हूँ आपके व्यूअर्स इस बात को समझें। ये जो कांस्टेंट फ्लक्चुएशन ऑफ मूड या माइंड है, ऑब्वियस सी बात है जब आपकी ऊर्जा, कुंडलिनी ऊर्जा ऊपर की तरफ भागेगी और वो उतनी ही जल्दी नीचे आएगी। सडन आपका मूड अपलिफ्ट हुआ, फिर उतनी ही जल्दी वो नीचे आके गिरा। ये मानसिक अवस्था के लिए, मेंटल स्टेट के लिए बहुत बड़ी खराबी है। इससे बहुत बड़ा आघात पहुंच सकता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि कुंडलिनी ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल बने रहने से ही ऊपर जाती है। जी। जो भगवान में विश्वास करेंगे उन्हीं की स्पिरिचुअल ऊर्जा, एनर्जी ऊपर जाएगी, मैं ऐसा भी नहीं कहता हूँ। लेकिन हाँ, जब हम स्पिरिचुअलिटी की राह पे आगे बढ़ते हैं जी, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप भगवान पे विश्वास करें या ना करें। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप सुबह 4 बजे उठें या शाम को 4 बजे सोएं। स्पिरिचुअल पाथ पे चलने का सिंपल सा मतलब होता है थिंक गुड एंड डू गुड। सिंपल शब्दों में कर्म। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, अगर आप सत्य की राह पे हैं और अगर आपने अपनी जेलसी, हेट्रेड, एंगर, इन सब को कंट्रोल कर लिया या इन सब से धीरे धीरे आप अपने आप को फिल्टर करने लगे, अपलिफ्ट हो गए, वाकई अपलिफ्ट हो गए, तो आप ये महसूस करना शुरू करेंगे कि आपकी अवेयरनेस बढ़नी शुरू हो जाएगी। आपकी सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द होल लिविंग बीइंग धीरे धीरे चेंज होनी शुरू हो जाएगी। आपके अपने रंग रूप में, आपके अपने देखने के रवैये में, आपके अपने शरीर में परिवर्तन महसूस होना शुरू होगा। और एक परिवर्तन जो बहुत ही ऑब्वियस है वो ये है कि आपका जो
अटेंशन स्पैन है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि कुंडलिनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए आपको बहुत ज्यादा पूजा करने की जरूरत है, या पाठ करने की जरूरत है, या मंत्र जाप करने की जरूरत है। इस कुंडलिनी एनर्जी को ऊपर बढ़ाने के लिए जरूरत है, जो मैंने अभी कहा, थिंक गुड, डू गुड कर्मा एंड बिलीव इन द होल यूनिवर्स। जी गुरुजी, आपने जिक्र जैसे किया था कि जो ये एनर्जी है वो आपकी बैकबोन में बिल्कुल नीचे होती है, टेल बोन मान लीजिए। जी, वो वहीं क्यों है, शरीर में कहीं और क्यों नहीं है? बहुत ही सुंदर प्रश्न है ये। आपको इवोल्यूशन थियरी पता हो? जी। हम पहले रेप्टाइल्स थे, फिर धीरे धीरे हम इंसान बने, और हमारी स्पाइन ऐसे से ऐसे हुई। जी बिल्कुल। तो कहा यह भी जाता है, या महसूस ये भी किया गया है, कि जब हम रेप्टाइल से ह्यूमन बने, हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी हुई, तो अभी भी कुछ चक्रास हैं जो हमारे घुटने में, पैर में, लोअर लिम्स में हैं। लेकिन हम इतने इवॉल्व हो गए हैं वहां से कि अब हमें उनकी जरूरत नहीं है, या वो हम पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाते हैं, जो लोअर चक्रास। मनुष्य की जो सबसे बड़ी इच्छा होती है वो होती है कि वो अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहता है। इसको हम डिजायर भी कह सकते हैं, कामना भी कह सकते हैं ये। और दूसरी जो डिजायर है उसकी सबसे बड़ी, वो है अर्थ की। आपने देखा होगा कि हम कहते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जी, यही जीवन का पड़ाव है। तो धर्म भी चाहिए, कामना भी चाहिए, अर्थ भी चाहिए। ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये आधार चक्रा से जुड़े हुए हैं, जिसको हम कहते हैं मूल आधार, द बेस ऑफ ऑल द चक्रास। जी, हर इंसान में ये एक कॉमन चीज है, कुछ योगियों को छोड़ के। तो ये दो वैल्यूज इस चक्रा से को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो स्थान है वो बेस में है। और भी इसको समझा दूं जी। जनन मीन्स जब हम अपनी संतति उत्पन्न करते हैं, अपने बच्चों को उत्पन्न करते हैं, तो ये थ्रू लोअर चक्रा ही हो पाता है संभव। आज्ञा चक्र के थ्रू हम नहीं कर सकते जी। या हार्ट चक्रा के थ्रू हम सिर्फ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें एक आत्मा को जीवन देना है, और उसके लिए मूलाधार जो है वो धरातल और कामना दोनों का बहुत ही अच्छा सम्मिश्रण है जी। तो यही है। बहुत खूबसूरत है ये कहीं ना कहीं। जी जी गुरुजी, जिस तरह हम बात कर रहे हैं ये अपने आप में एक बहुत हाई एनर्जी है, बहुत पावरफुल एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं ये हीलिंग में भी काम आती है। तो क्या हम इससे मेंटली, जैसे आजकल लोग बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेस है वो बढ़ चुका है, बहुत डिप्रेस्ड लोग रहने लग गए हैं, एंजाइटी के इतने सारे केसेस आते हैं, क्या हम उससे भी डील कर सकते हैं इस एनर्जी के थ्रू? क्यों नहीं, हम करते आए हैं। हमने बहुत सारे केसेस में कुंडलिनी ऊर्जा का उपयोग किया है। देखिए, कुंडलिनी जब सोई रहती है, डॉर्मेंट स्टेट में, मूलाधार में बैठी रहती है, तो ये अचानक से ऊपर नहीं बढ़ती, ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना शुरू करती है। और ये जो डिफरेंट पड़ाव है, स्टेप्स है, उसको हम चक्र कहते हैं जी। इंग्लिश ट्रांसलेशन है इसका व्हील्स जी। तो चक्र जो है ये पड़ाव है, और हर चक्र एक सर्टेन वैल्यू को डिनोट करता है, इसके सर्टेन एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब आप देखिए, जैसे कुछ लोग जो बोलने में बिल्कुल सक्षम नहीं होते, आप कहीं ना कहीं पाएंगे कि उनका जो थ्रोट चक्र है, जिसको हम विशुद्धि कहते हैं, वो बहुत ही वीक होता है। उनको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म। अब थ्रोट जो चक्र है, विशुद्धि चक्र जो है, वो कनेक्टेड किससे है? वो डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके एक्सप्रेशन से, आपकी
विचारों को वो एक ऊर्जा प्रदान करती है और वो कम्युनिकेशन में मदद करती है। इतना ही नहीं, अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर कोई इंसान लंबे अंतराल के लिए डिप्रेशन में रहा है तो सबसे पहले आप देखेंगे कि उसका जो थ्रोट चक्र है, विशुद्धि चक्र, वो ब्लॉक हो गया। अगर हम थ्रोट चक्र को अनब्लॉक करने की कोशिश करें तो हम धीरे धीरे ये भी देखेंगे कि उसकी जो डिप्रेशन की समस्या है वो धीरे धीरे दूर होना शुरू होगी। जैसे मैंने कई सारे लोगों को जो कि डिप्रेशन में हैं या थे, उनको मैं बताता हूँ कि अ उ मा चैंट करने के लिए, इसको हम नादानुसंधान भी बोलते हैं। चैंटिंग ऑफ अ जो है वो वाइब्रेट करता है लोअर लिम्स को, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। उ मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी और म अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। जब हम तीनों को मिला देते हैं अ उ म, तो ये पूरे बॉडी को, पूरे शरीर को कंपित करता है और इस कंपन में आपका रीढ़ भी शामिल है। और चक्रास जो है या कुंडलिनी जो है ये सटल बॉडी पे मानी गई है, ना कि फिजिकल बॉडी में। सटल बॉडी में ये उनको भी कंपित करती है और इसका कंपन साथ ही साथ उन चक्रास के बीज मंत्र का उच्चारण और कंपन बीमारी को मैनेज करने में बहुत ही हद तक कारगर है। सिर्फ कारगर ही नहीं बल्कि ये जड़ से मिटाने में सक्षम है। इसके लिए अगर ज़रूरत है हमें तो बस दो चीज़ों की। एक, मैं हमेशा कहता हूँ, कंसिस्टेंसी। एक बार आपने अपनी अभ्यास को चुना तो आप उछल कूद मत मचाएं। नो मंकी माइंड, उछल कूद नहीं मचाएं, कंसिस्टेंसी रखें। दूसरा, कंसिस्टेंसी या निरंतरता, निरंतर रेगुलरिटी करना है। दूसरा, हजारों टेक्निक्स पड़े हुए हैं। एवरी पर्सन हैज अ न्यू टेक्निक टू टेल यू, टू डिस्कस विथ यू। डेफिनेटली मेरा मानना है कि थोड़ा सा रिसर्च करें, जिनके पास अनुभव हो उनसे बात करें, क्योंकि एवरीथिंग विच शाइन्स इज नॉट अ गोल्ड। वो जो हर चीज होती है वो गोल्ड नहीं होती है। तो इसमें हमें ये देखने की कोशिश, अपने दिमाग की परखने की जरूरत है और परखने के बाद हम सही कदम उठाएं। दैट इज द बेस्ट। जी गुरुजी, आपने जैसे कंपन की बात की तो कहीं ना कहीं मुझे याद आया कि कुंडलिनी डांस फॉर्म में भी कहीं ना कहीं लोग इसको मानते हैं और फॉलो भी कर रहे हैं शायद, तो वो क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। शायद मैंने इसके बारे में बोला भी है पहले। देखिए, कुंडलिनी डांस का शाब्दिक अर्थ ये हुआ कि आप अपनी उस ऊर्जा को नृत्य के फॉर्म में जगाते हैं। नृत्य जो है वही कर सकता है जो स्ट्रेस से दूर है। जब हम, याद है जब हम बच्चे थे, बारिश होती थी, हम नाचते थे। घर में कोई मेहमान आ गए, दीदी भैया कोई भी आ गए, खुशी से हम नाचते थे। क्या ऐसा हो गया कि अब हमें नाचने के लिए एक विशेष रसायन की जरूरत पड़ती है या एक विशेष अवसर की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम कहते हैं चाइल्ड लाइक बनने की जरूरत है। नृत्य तभी आएगा जब आप माइंडफुलनेस, मोमेंट में रहेंगे। और एक बच्चा हमेशा मोमेंट में रहता है, माइंडफुल रहता है। हम माइंडफुल के उलट रहते हैं, स्ट्रेस और टेंशन में। तो कुंडलिनी को जगाने के लिए शरीर की भाव भंगिमाएं भी सहायक हैं। ये ध्यान के साथ की जाए, ये माइंडफुलनेस के साथ की जाए और ये उन चक्रा पे ध्यान रखते हुए शरीर के को मूव किया जाए तो निश्चित तौर पे ये मदद करेंगी। अब हम कुंडलिनी डांस का गहन अर्थ समझते हैं। जब ऊर्जा, कुंडलिनी की ऊर्जा चक्रों में से होते हुए और अंदर वो वेव की तरह मूव करने लगती है वो बिल्कुल एक ऊर्जा का एक डांस शुरू हो जाता है हमारे अंदर, हमारे स्पाइन में, हमारे पूरे चित्त में वो डांस शुरू हो जाता है।
हम बैठे रहते हैं मगर हम आनंदित होते हैं, उस वेव में हम खोए हुए रहते हैं। तो ये इसका मार्मिक डेफिनेशन है कुंडलिनी डांस का। एक वो जो हम नृत्य कर रहे हैं, एक वो नृत्य जो हमारे अंदर हो रहा है वो ऊर्जा के जरिए, और वो आपकी रीढ़ की हड्डी में आपको महसूस होगा जैसे कुछ मूव हो रही है, जैसे ऊर्जा लहरें खा रही है। मैंने ये महसूस किया है। सो मैं जी। आपने गुरुजी जब वो पहली बार महसूस किया, कैसा अनुभव रहा आपका? ये तकरीबन मुझे लगता है 16-17 साल पहले जी। ये अनुभव मुझे हुआ। और टेल बोन से थोड़ा ऊपर L4 L5 के पीछे, लंबर रीजन 5-4 के पीछे मुझे कुछ ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई कीड़ा चल रहा हो ऐसे ऐसे करके। और मुझे लिटरली लगा कि ये कुछ है, और मैंने उसे हाथ से छूने की कोशिश की, हटाने की कोशिश की। आपको लगा कोई फिजिकल सच में कीड़ा है? हाँ। लेकिन कुछ भी नहीं था, और मैं उसी अवस्था में बिना हिले बैठा रहा। उस वक्त मैं सोलर प्लेक्सस पे को जगा रहा था, और वो साधना मेरी 3 महीने से ऊपर की चल रही थी। थोड़ी देर में जब वो मूवमेंट मेरे अंदर में और बढ़ती चली गई, धीरे धीरे मुझे चेतना शून्य होने लगा, और एक तरीके से मुझे येलो कलर दिखने लगा। धीरे 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 तकरीबन मैं उस अवस्था में आधा पौना घंटा रहा होऊंगा, और कोई विचार नहीं थे, सिर्फ आनंद था। कुंडलिनी का मतलब आनंद। जब वो ऊर्जा जागती है तो वो अपने साथ बहुत कुछ क्लियर भी करती है, लेकिन अंत में वो आपको सिर्फ आनंद से भरती है। शर्त एक ही है, आपको उस ऊर्जा को के साथ प्रवाह करना है, उस ऊर्जा के साथ फ्लो करना है, उसको फिर से नीचे वापस नहीं लौटाना। यही बस एक शर्त है। तो मेरा अनुभव ऐसा था कुछ। जी गुरुजी, कहीं ना कहीं ये बहुत ही अलग अनुभव है। शायद हमारे व्यूअर्स में से भी किसी को हुआ होगा और उन्हें पता नहीं होगा कि आखिर ये ऊर्जा है क्या। तो अब उन्हें बहुत अच्छे से इसके बारे में पता चल गया होगा। लेकिन अगर मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करूं, इसके जो चीज़ें हैं जो शायद समझने की ज़रूरत है या शायद लोगों में उसके रिगार्डिंग मिथ है, तो वो क्या है? आपका ये प्रश्न महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि ये समाज के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये उनको मदद करेगा। जी बिल्कुल। सबसे पहली बात हमें समझने की ज़रूरत है ये है कि कुंडलिनी ऊर्जा को जगाने के लिए आप ऐसे आड़े तिरछे कामों को ना करें। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो इस युग के लिए नहीं बने हैं। जिस युग में वो आए होंगे उस वक्त इंसान का शरीर बहुत ही मजबूत था, उसको प्रदूषित खाना नहीं मिलता था, बहुत ही स्वच्छता थी, उनके शरीर मजबूत थे, उनका मन मजबूत था, वातावरण ही कहीं ना कहीं बहुत अलग था। वातावरण कंप्लीटली अलग था आज से। तो कुछ संशोधन होने चाहिए थे और वो अब हुए हैं। कुंडलिनी को जगाने का सबसे बड़ा और आसान तरीका जो है वो है थ्रू डिवोशन। ये एक बात हमने समझ ली जी। दूसरा, अब हम इसके साइड इफेक्ट्स को समझेंगे। देखिए, जब एक ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करती है तो ये उसका विपरीत स्वभाव है। सो एनर्जी ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम हाई टू लो, टॉप टू बॉटम। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, नीचे से उसे ऊपर की तरफ ले जा रहे हो। जी। तो इसमें काफी परिश्रम है, शारीरिक, मानसिक एंड और भी कई स्तर पे। आप सबसे पहले जब आप कुंडलिनी साधना शुरू करें, आइदर थ्रू डिवोशन और योगा, ब्रीदिंग एंड ऑल दैट, तो सबसे पहले आप अपने शरीर को स्वच्छ करें। अगर आपका शरीर स्वच्छ नहीं है, टॉक्सिन्स आपके शरीर में हैं जी, तो बढ़ी हुई ऊर्जा किसी दूसरे फॉर्म में निकल सकती है। हो सकता है आपके सर के बाल
जाने शुरू हो जाए, पित्त इतना बढ़ जाए, आपको वात का विकार हो सकता है, घुटने में पेन हो सकता है, एयरबॉर्न डिजीज बोलते हैं उसको, इम्बैलेंस्ड वात जी, आपको घुटने में पेन रहने लगे, आपको कमर में पेन रखने लगे, आपको चेस्ट में पेन आ जाए, तो सबसे पहले अपने शरीर को शुद्ध करना है। शुद्ध करने के लिए मैं समझता हूँ कि कुछ यौगिक क्रियाएं आपको जरूर करनी चाहिए फॉर 1, 2 या 3 महीने के लिए। जब आप यौगिक क्रियाएं करते हैं, अपना भोजन में सुधार करते हैं, तब आपका शरीर शुद्ध होता है। और ये और भी आपको मदद करेगा आपकी ऊर्जा को निर्बाध रूप से विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन ऊपर ले जाने में। अगर आपका शरीर खराब रहेगा, टॉक्सिन से फिल्ड रहेगा, तो ये ऊर्जा ऊपर बढ़ने में देर लगाएगी, समय लगाएगी। और इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। इसके अलावा दूसरा साइड इफेक्ट, और जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है, वो है मेंटल डिजीज या मेंटल प्रॉब्लम्स। जी, बहुत लोग ऐसा उदाहरण है जिन्हें पहली बार में इतनी ज़्यादा ऊर्जा संभालने की आदत नहीं थी, और जब इतनी ऊर्जा उनके शरीर में आई तो उनका मन ये समझने में असफल रहा कि मैं इसका क्या करूं। एंड दे हैव स्टार्टेड थ्रोइंग दिस एनर्जी बाय प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर, बाय हीलिंग समवन, बाय एक्सेसिवली स्पेंडिंग दैट एनर्जी राइट एंड लेफ्ट। इसने अच्छाई से ज्यादा बुराई का काम किया, उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए भी और समाज के लिए भी बैलेंस नहीं कर पाए वो। यस, तो इसमें मैं एक बात, मेरा एक टैग लाइन है, मैं बोलना चाहूंगा। मैं कहता हूं, कनेक्ट विथ योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन फाइंड द बैलेंस। सो सबसे पहले आपको अपने आप से कनेक्ट करना है और ये पूछना है कि मेरा उद्देश्य क्या है कुंडलिनी को जगाने के पीछे। अगर ये राष्ट्र और समाज को ऊपर उठाने के लिए है, आप कुंडलिनी की शक्ति जगा के आप एक अच्छे राइटर बन सकते हैं, आप एक अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप एक अच्छे वक्ता हो सकते हैं। लेकिन वही कुंडलिनी की ऊर्जा का दुरुपयोग करके आप उसको निम्नतम स्तर पे लेके आ सकते हैं जी, जो कि ना तो समाज के लिए ठीक है ना आपके लिए ठीक है। तो सबसे पहले एक डायरेक्शन चुनिए। इंटेंशंस कहीं ना कहीं बिल्कुल प्योर होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इंटेंशन अगर आपकी मिक्स्ड एंड मैच रही जी, तो कुंडलिनी तो बढ़ने से रही ऊपर जी, आप उल्टा अपना पूरा कर बैठेंगे जी। गुरुजी, कहीं ना कहीं यहाँ कर्मा फिर से आ जाता है। बिल्कुल, कि आपका कर्मा जो है वो ही सब कुछ बैलेंस आउट कर रहा है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। और मुझे लगता है जो गीता में स्पष्ट रूप से योगाधिराज श्री कृष्ण ने बोला है जी, कर्म के बारे में, तो हमें उस पे अमल करना चाहिए। हमें दिन रात सोते जागते उठते बैठते खाते पीते अपने कर्मों को देखना चाहिए। और कहीं ना कहीं कर्म को देखना भी कुंडलिनी जागरण का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो सकता है जी। गुरुजी, वहीं अगर हम बात करते हैं, जैसे हम चक्रों की बात कर रहे हैं जो हमारे अंदर हैं जी, लेकिन अगर हमने, जैसे आपने अभी एक एग्जाम्पल दिया कि बहुत सारे लोग हैं जो शायद उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे जब उनके अंदर इतनी ऊर्जा आ जाती है, हम इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली बात जो हमने अभी अभी की जी, कि शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि और परमात्मा से जुड़ाव। और आपको पता है द बेस्ट वे टू बैलेंस द एनर्जी, आप अपने ऊपर कार्य करें और उसमें साथ साथ आप समाज के लिए कार्य करें। थोड़ा सा विदाउट सेल्फिशनेस आप काम करें। आप पेड़ लगाएं जी, आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें, आप छोटे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, आप पेट्स के साथ टाइम स्पेंड करें। गाय के ऊपर हाथ फेरना ऊर्जा को बैलेंस करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। क्या आप वीक में एक दिन भी ऐसा नहीं लगा सकते जिस दिन आधे घंटे के लिए आप गाय के साथ खेलें या उनके साथ टाइम स्पेंड करें?
और मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूँ गाय के साथ जी। हम डॉग्स के साथ भी टाइम स्पेंड करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काउज के साथ आप टाइम स्पेंड करके देखें। ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है, मैंने इसको साइंटिफिकली अभी प्रूव नहीं किया है, बट मैंने देखा इसमें अंतर। तीसरी चीज, आप घास के ऊपर टहलें, आप रेत के ऊपर टहलें, बिल्कुल, आप किसी नदी या तालाब में जाके स्विमिंग करें जी। कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल चीजों से अगर आप दूर होंगे, नेचर के कनेक्ट में जाएंगे, थोड़ा सा आपके अंदर में कंपैशन, दूसरों के लिए जागना शुरू होगा, ह्यूमैनिटी। और मान के चले जितने भी लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इन सब चीजों का आधार जो है, योग, आध्यात्म, कुंडलिनी, मंत्र, तंत्र, सबका आधार जो है वो एक है, कंपैशन। ये कंपैशन से शुरू होता है, कंपैशन पे खत्म होता है। वो कहते हैं ना कि पावर उसको चाहिए जिसको कुछ अनिष्ट करना हो, कंपैशन उसको चाहिए जिसको सबको भला करना हो। तो आप अपने अंदर कंपैशन का भाव जगाइए, पहली चीज। और कुंडलिनी शक्ति को आप एक शक्ति के रूप में ना देखकर आप उसको एक मदर के फॉर्म में देखिए। द बेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी टू कंसिडर इज लाइक अ मदर्स एनर्जी, feminine may be mother, not as a wife, not as a sister, not as a daughter, mother. She is ever nurturing, ever fulfilling and filled with compassion. तो आप जब एक मदर के रूप में उस एनर्जी को देखेंगे तो वो आपका पालन पोषण एक बच्चे की तरह करेगी। तब आपसे अगर कुछ गलती भी हो जाती है अपने प्रैक्टिसेस में, सपोज आपने थोड़ी सी कंसिस्टेंसी नहीं रखी, या आप कभी गलत मंत्रों का उच्चारण कर लिया, तो शी विल बिस्टो हर काइंडनेस ऑन यू रादर देन हर एंगर। गुरुजी, शुरुआत में जैसे हमने बात की थी, कहीं ना कहीं कुंडलिनी तंत्रा से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, वो कैसे? देखिए, तंत्र एक विशाल काय स्वरूप है, उसमें सब कुछ समाया हुआ है। कुंडलिनी भी उसका एक हिस्सा है। तंत्र को हम कई प्रकार से देखते हैं, मगर तंत्र का जो एक्चुअल मीनिंग है वो तन्मयता। आप एक ध्येय से एक पॉइंट पे लग जाएं, वही तंत्र है। चाहे वो कोई भी विधा हो, वो कहीं ना कहीं तंत्र के इस डेफिनेशन के अंतर्गत ही आती है। चाहे वो राजयोग हो, कर्म योग हो, भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो, सब में आप एक बात पाएंगे कि ये सारे क्षेत्र, ये सारी विधाएं आपको कहती है एक मन, एक प्राण, एक वचन वाला बनो। मैं मानता हूं कि कुछ तरीके अलग अलग हैं। तंत्र इतना विशाल काय है और हमारे योगी, महात्मा, मुनि, ऋषि, इनका हृदय इतना विशाल था कि उन्होंने कहा कि सबका अधिकार है आध्यात्म पे। जो जहां जिस अवस्था में है वो वहीं से अपनी शुरुआत कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक योगी ही योग का, आध्यात्म का क्षेत्र पकड़े। एक गृहस्थ में रहने वाला इंसान, एक पत्नी के साथ, पुत्र के साथ, बच्चों के साथ रहने वाला इंसान को भी उतना ही अधिकार है। एक मदिरा पान करने वालों का भी उतना ही अधिकार है। तो उसने विभिन्न प्रकार के तरीके दिए जिसके जरिए वो अपने कॉन्शियसनेस को भोगों से भोगता हुआ ऊपर की तरफ ले जाए। कुंडलिनी की जो बात जब आती है तो ये ऊर्जा का क्षेत्र है, और तंत्र जो है उसने अपने अंदर इन सारी विधाओं को समेट रखा है। और दोनों का जो पर्पस है, या कह लें जो तंत्र का पर्पस है या कुंडलिनी का पर्पस है, वो सिर्फ एक है। बिना जात पात के, बिना रंग रूप के, बिना पदवी के, बिना अवस्था के, वो हर कॉन्शियसनेस को
ऊपर उठाना चाहती है, उसे ईश्वर लीन करना चाहती है या मुक्त कर देना चाहती है जी। तो एक रूपता तो होगी ही। बिल्कुल गुरुजी। गुरुजी, वहीं अगर जैसे हम अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं, ईश्वर से मिलन की बात कर रहे हैं, तो शिव शक्ति का ख्याल आता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जी। तो शिव शक्ति से अगर हम इस ऊर्जा को जोड़ें तो क्या है एग्जैक्टली ये? बहुत ही सुंदर प्रश्न। शिव और शक्ति जी। अर्धनारीश्वर का आपने रूप देखा होगा। अगर मैं पूछूं आपसे जी कि वैसे दुनिया की नजर में आप एक फीमेल है, आपका जेंडर, लेकिन आप जो धरती पे आई उसमें संयोग एक मेल का भी था, एक फीमेल का भी था। बस थोड़े से अंतर से आप फीमेल हैं जी। लेकिन आपके अंदर में दोनों के डीएनए आए हुए हैं। जी बिल्कुल। यानी फीमेल शक्ति भी उतनी ही है और मेल शक्ति भी उतनी है। तो अगर हम इस शरीर के भेद से परे जाएं तो क्या आप अर्धनारीश्वर नहीं हैं? बिल्कुल है। क्या आप में दोनों शक्तियां नहीं हैं? जी। जब हम अपने शिव जी कहते हैं, जब तुम अपने भीतर अपने आप से जुड़ते हो तो तुम्हारा कोई जेंडर नहीं है। तुम पुरुष भी हो, तुम नारी भी हो, तुम अर्धनारीश्वर हो। और बहुत खूब। और जब इस अर्धनारीश्वर के भाव को जानना हो तब हमें कुंडलिनी की शक्ति का सहारा लेना होता है। जो हमारे बाएं तरफ चलती है नाड़ी, वो इड़ा नाड़ी है, लूनर एनर्जी है, चंद्र है, फेमिनाइन है वो। जो हमारे राइट में चलती है वो सूर्य है, मेल है, और वो पिंगला नाड़ी है। और जो इन दोनों के संयोग से चलती है उसको सुषुम्ना बोलते हैं। वो अर्धनारीश्वर का रूप है। और अल्टीमेटली हमारा जो लक्ष्य है, ध्येय है, उस अर्धनारीश्वर को पाना है। बिल्कुल। चंद्र और सूर्य का संगम। जी, यही है। बहुत खूब गुरुजी, ये बहुत ही सुंदर है कहीं ना कहीं एनर्जी। और अगर हम इस ज्ञान को लेकर आगे बढ़ें और इसको एक अच्छी ऊर्जा के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं तो कहीं ना कहीं सबका कल्याण होना निश्चित है। बिल्कुल। और मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, स्पीकिंग ट्री का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है। यहाँ पे लोगों को सिर्फ ज्ञान ही नहीं बल्कि एक्सपीरियंस आप दे रहे हैं। और ईश्वर करे ये ऐसे ही चलता रहे और फिर आपसे मुलाकात होती रहे। बिल्कुल गुरुजी, आप जैसे लोग यहाँ पर अगर आते रहेंगे, इतने ज्ञानी ध्यानी लोग यहाँ आते रहेंगे तो ज़रूर स्पीकिंग ट्री का जो स्तर है वो अपने आप बढ़ता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। अब आपको ये पॉडकास्ट कितना पसंद आया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्पीकिंग ट्री को अपना प्यार यूं ही देते रहें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ज़रूर बताएं आपको ये कैसा लगा। धन्यवाद।